हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 11। हाँ, मैंने देखा कि ये संपत्तियां काफ़ी सस्ती थीं। यह मुझे एक ही समय में फिजूल खर्ची करने का मौका भी देती है। एक कहावत है, जितना ज़्यादा कोई बोलता है उतनी ही ज़्यादा गलतियां होती हैं। इसलिए आयुष सिंह ने विस्तार से बताने की हिम्मत नहीं की। बेहतर यही था कि पहले की तरह ही दूसरों को उसे एक उड़ाऊ व्यक्ति के रूप में सोचने दिया जाए ताकि कोई भी उस पर शक न करे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसके पिता ने कहा, आयुष, क्या इसलिए क्योंकि अब तुम रियल एस्टेट में रुचि रखते हो? लेकिन ये लाइजियांग नाइट क्लब के आसपास के इलाके का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। वहाँ की संपत्तियों के मूल्य में संभावित वृद्धि बहुत कम है। मुझे पता है, आयुष सिंह ने सहजता से उत्तर दिया। अगर उनके मूल्य में वृद्धि की संभावना होती तो मैं उन्हें नहीं खरीदता। आखिरकार मेरा मुख्य उद्देश्य केवल बर्बाद करना है। लेकिन मैंने इस बार बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं किया। बाजार मूल्य के अनुसार मैंने केवल लगभग 2 मिलियन युआन बर्बाद किए। ओह, तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने 30 मिलियन युआन में जो संपत्ति खरीदी है उसकी कीमत वास्तव में 28 मिलियन युआन है। इस बार उसके पिता को आश्चर्य हुआ। हालांकि आयुष सिंह को अक्सर फिजूल खर्ची करना पसंद था, लेकिन ये दुर्लभ था कि वह वास्तव में चीज़ों के मूल्य से अवगत था। संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए 30 मिलियन युआन में से वास्तव में बर्बाद की गई राशि केवल 2 मिलियन थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा वास्तव में रियल एस्टेट में खेलने में दिलचस्पी रखता था? वास्तविक आंकड़ा 33 मिलियन युआन है, जिसमें से मैंने लगभग 3 मिलियन युआन बर्बाद कर दिए। आयुष सिंह ने हंसते हुए कहा, कैसे, क्या सब ठीक है? इन संपदाओं को खरीदने के लिए मेरे पास महत्वपूर्ण कारण हैं। आयुष सिंह के पिता कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए और फिर पूछा, तो आयुष, तुम इतनी सारी संपत्तियां खरीदने की क्या योजना बना रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह एक समस्या थी। इतनी सारी संपत्तियों के साथ वह क्या कर सकता था? अटकलें लगा सकता था। हालांकि उसके पास ऐसा करने का कुछ इरादा था, लेकिन एक उचित उड़ाऊ व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सौभाग्य से आयुष सिंह हमेशा अपने दिमाग से तेज था। उसने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, कुत्ते पालने के लिए। मैं प्रत्येक कमरे में एक बड़ा कुत्ता पालने जा रहा हूँ। मैं उनमें से दसियों सैकड़ों को पालने जा रहा हूँ। मैं सभी प्रकार के ब्रांडेड कुत्तों को पालूंगा। भविष्य में ये जगह इस शहर में बिल्लियों और कुत्तों के लिए सबसे बड़ा वितरण केंद्र होगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के कुत्ते एक साथ मिलकर 3 बार दुनिया का चक्कर लगा सकें। मेरा दिल। फोन के दूसरी तरफ से फिर से बम की आवाज आई। आयुष सिंह के पिता की सांस रुक गई। इस बदमाश ने उन्हें बहुत गुस्सा दिलाया। उसने सिर्फ कुत्तों को पालने के लिए 30 मिलियन युआन की संपत्तियां खरीद लीं। किस तरह के कुत्ते इतने कीमती थे कि उन्हें इस तरह से पालना पड़ा? काजल आयुष सिंह के बगल में बैठी थी। जब उसने ये सुना तो वह लगभग बेहोश हो गई। उसने पहले भी लोगों को बर्बाद होते देखा था, लेकिन इस हद तक नहीं। वह बर्बाद करने के अलग अलग तरीके खोज रहा था। उस असभ्य भाई की आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। उसे क्या अधिकार है कि उसके माता पिता इतने अमीर हों और उसे अपनी मर्जी से जीने दें, जबकि मैं हर मामले में उससे कहीं बेहतर हूं। अतीत में उसने सिर्फ 10 लाख युआन कमाने के लिए खुद को बेच दिया था, लेकिन इस उड़ाऊ आदमी ने बिना पलक झपकाए कुछ लाख युआन बर्बाद कर दिए। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि न सिर्फ उसके माता पिता ने उसे डांटा या मारा नहीं, बल्कि उन्होंने उसका साथ भी दिया। इससे व्यक्ति की तर्कशक्ति पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, है न? आयुष सिंह के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि उसके परिवार के पास इतना पैसा था कि यह आंकड़ा आसमान छू गया। उसके माता पिता ने फोन पर दूसरी तरफ धीरे से चर्चा की, जिसके बाद उसकी मां ने कहा, आयुष, अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। चूंकि वे वैसे भी अचल संपत्ति हैं, इसलिए बर्बाद की गई वास्तविक राशि बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि आयुष, क्या तुम वास्तव में रियल एस्टेट में रुचि रखते हो? तुम कुत्तों को पालने के लिए उनका उपयोग करने के बारे में गंभीर नहीं हो, है न? अगर तुम बहुत सारे कुत्ते पालते हो तो वे ज्यादा काम के नहीं हैं। आयुष सिंह ने कुत्तों को पालने के बारे में जो कहा था वह वास्तव में एक बहाना था जो उसने मौके पर ही बना लिया था। अब जब ये स्पष्ट हो गया था कि उसके माता पिता सहमत हो गए हैं, तो अब और झाड़ झंखाड़ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बारे में बोलते हुए मुझे सच में लगता है कि संपत्ति खरीदना काफी दिलचस्प है। न केवल मैं बर्बाद कर सकता हूँ, बल्कि मैं अपना क्षेत्र भी बढ़ा सकता हूँ। मैं इस पूरे जिले को खरीदने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ का बॉस बन जाऊंगा और जिस तरह से चाहूँ बर्बाद कर सकता हूँ। मैं कुछ 100 नौकर रख सकता हूं और अपने नौकरों के साथ कुत्तों को घुमाने के लिए यहां आ सकता हूं। अगर मुझे कोई ऐसा दिखाई दे जो मुझे पसंद न हो, तो मैं बस उन पर कुत्तों को छोड़ दूंगा। इस छोटे शैतान की महत्वाकांक्षा तो देखो। आयुष सिंह की मां ने हास्यास्पद ढंग से उसकी बातें सुनी, फिर पलटकर अपने पति से पूछा, मेरे पति, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी आयुष की ऐसी महत्वाकांक्षा होगी। हाँ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आयुष सिंह के पिता ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, हालांकि हमारा परिवार कई उद्योगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पहले कभी रियल एस्टेट में शामिल नहीं रहे। आयुष के शब्दों ने मुझे अभी याद दिलाया, क्यों न उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया जाए और उस जिले की सारी जमीन खरीद ली जाए। चूंकि यह एक अचल संपत्ति है, इसलिए इसे घाटे में नहीं माना जा सकता।
आप क्या कहते हैं? आयुष सिंह की मां ने कहा, मुद्दा यह है, आपके चौथे भाई का बेटा करुण सिंह, क्या उस जिले में उसकी भी कुछ संपत्तियां नहीं हैं? इस बारे में बात करते हुए मुझे याद आता है कि उसकी संपत्ति की कीमत कुल मिलाकर लगभग 25 मिलियन युआन थी। अगर हम नाइट क्लब खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए 8 मिलियन युआन को शामिल करें, जिसके बारे में हमने पहले सुना था, इस तथ्य के साथ कि करुण सिंह वर्तमान में भी वहां है, तो क्या आपको लगता है कि आयुष ने जिन संपत्तियों पर कब्जा किया है वे मूल रूप से करुण सिंह की थीं? आयुष सिंह के पिता ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि शायद यही मामला है। इस छोटे बदमाश ने वास्तव में कुछ सही किया, भले ही उसका इरादा ऐसा न हो। अगर हमें करुण सिंह के अधीन संपदा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां बाकी जमीन हासिल करना बहुत आसान होगा। चूंकि आयुष इसमें खेलने के लिए तैयार है, तो हम उसे खुशी से खेलने दे सकते हैं। चूंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था, इसलिए बिना किसी ज्यादा बातचीत के आयुष सिंह की मां ने आयुष सिंह से फोन पर कहा, आयुष, अगर तुम उन जागीरों को अपने कब्जे में लेना चाहते हो तो उन्हें अपने पास रखो। जो भी तुम्हें अच्छा लगे करो। अगर तुम कुत्ते पालने के लिए तैयार हो तो उन्हें कुत्तों को पालने के लिए इस्तेमाल करो। लगता है अब मामला सुलझ गया। संतुष्ट होकर आयुष सिंह ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं फ़ोन रख देता हूँ। फ़ोन रखने के बाद खुशी के अलावा आयुष सिंह को बहुत अच्छा भी लगा। माता पिता की यह जोड़ी उसके लिए बहुत अच्छी थी। वे इतने अच्छे थे कि उसे उनमें एक भी कमी नहीं दिखी। ये वाकई सौभाग्य की बात थी कि वह उनसे मिल पाया। कुछ गहरी सांस लेते हुए आयुष सिंह फिर से बैठ गया, मुस्कुराया और कहा, ठीक है बड़े भाई, मैंने अपने परिवार के साथ मामले को सुलझा लिया है। चलो अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। जहां तक अन्य प्रक्रियाओं और अन्य बातों का सवाल है, वकीलों को अगली बार धीरे धीरे उन्हें संभालने दें। करुण सिंह आयुष सिंह के इस कथन का इंतजार कर रहा था। आयुष सिंह ने जब ये सुना कि उसने सब कुछ तय कर लिया है, तो करुण सिंह ने तुरंत अपने एक अधीनस्थ से अनुबंध निकालने को कहा। फिर उन दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए और अपने अंगूठे के निशान लगाए। सब कुछ हो जाने के बाद करुण सिंह अब और रुकने को तैयार नहीं था। उसने अनुबंध लिया और बिना एक शब्द कहे चला गया। जब वे नाइट क्लब से बाहर निकले तो करुण सिंह जोर से हंसा और बोला, आहा हा हा हा, मैं आखिरकार इन बोझों को बेचने में कामयाब हो गया। ये पूरे 25 मिलियन युआन हैं। इस पूंजी के साथ मेरे परिवार का नकदी प्रवाह आखिरकार बदल सकता है। हा 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 हा, यह उड़ाओ आयुष सिंह, वह वास्तव में मेरा भाग्यशाली सितारा है। उसके अंगरक्षकों ने, जो उसके पास खड़े थे, तुरंत उसकी चापलूसी की। युवा मास्टर सचमुच शानदार हैं। हा हा हा, कुत्तों को पालने के लिए संपत्ति खरीदना, मैं इस तरह के विचार के लिए उसे अंगूठा दिखाता हूँ। करुण सिंह गर्व से कार में चढ़ गया। चलते समय वह हंसा, इस सौदे को पूरा करने से मेरे परिवार के व्यवसाय के मुनाफे में कम से कम 3% की वृद्धि होगी। सिंह परिवार की सभा बस 2 महीने दूर है। इस बार मैं अपना सिर ऊंचा करके चल पाऊंगा। जब वह समय आएगा तो आयुष सिंह की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से काफी अद्भुत होगी। हा 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 हा। अध्याय 12। क्या होंगवुशान सिंह परिवार का विला। आयुष के पिता ने अपनी बाहें क्रॉस करके स्टडी रूम के बीच में खड़े होकर तियानजिंग शहर के नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी पत्नी, अब जब तुमने यह बात कही है तो हमारे आयुष के पास ऐसी चीजों के लिए काफी नजर है। आयुष की मां आराम से बैठी चाय पी रही थी। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसे देखो। आयुष के पिता ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, ये लाइजियांग नाइट क्लब का स्थान हमारे होंगवू विला के ठीक पूर्व में है। शहर तक पहुंचने के लिए इस सड़क से गुजरना जरूरी है, जो 5 मिनट की दूरी पर है। उत्तर में तियानजिंग चिड़ियाघर और तियानहे गार्डन है। उत्तर पश्चिम में राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम में तियानजिंग नदी के पार एक सुंदर पर्वत दृश्य है और दक्षिण पश्चिम में तियानजिंग साउथ स्टेशन है। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो यह वाकई एक अच्छी जगह है, लेकिन इसे विकसित क्यों नहीं किया गया? आयुष की मां अब दिलचस्पी लेने लगी। ऐसा लगता है कि हमारा भटका हुआ बेटा हमारी सोच से ज्यादा होशियार है। कम से कम उसे हमारी निर्दयता विरासत में मिली है। पहली ही कोशिश में इतना अच्छा स्थान पाना सचमुच कठिन था। इस जगह के विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, उदाहरण के लिए राजनीतिक मुद्दे। आयुष के पिता ने सिगरेट का लंबा कश लिया, मुंह से ओ शब्द निकाला और धुएं के गोले छोड़े। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उन्होंने कहा, शायद मुझे मेयर जियांग से बात करनी चाहिए। मैं 300 मिलियन निवेश करने का इरादा रखता हूँ, संभावनाओं की तलाश कर रहा हूँ। तुम क्या सोचती हो मेरी पत्नी? आयुष बेवकूफ़ी कर रहा है और तुम उसके साथ बेवकूफ़ी कर रहे हो। एक बार में 300 मिलियन युआन खर्च कर रहे हो। आयुष की मां ने चाय पीते हुए मुस्कुराया, लेकिन मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। मैं इस जगह के बारे में तुमने जो कहा उससे सहमत हूँ। लेकिन किराएदारों का क्या वे जाने के लिए सहमत होंगे? यह मुश्किल होगा। ऐसा क्यों न हो, हम पहले 100 मिलियन युआन का निवेश करें। चलो सस्ती ज़मीनें खरीदते हैं और महंगी ज़मीनें बाद के लिए छोड़ देते हैं। किसी भी मामले में संपत्ति की कीमतें आसानी से नहीं गिरेंगी, हम उन्हें अचल संपत्ति के रूप में मान सकते हैं। आयुष के पिता ने अपनी उंगली से नक्शे पर एक वृत्त बनाया। चलो पहले नाइट क्लब के आसपास के क्षेत्र का ध्यान रखें और स्थिति का निरीक्षण करें। मेयर जियांग से मिलने के बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। यह अच्छा लगता है। आयुष को वहां बेवकूफ़ी करते रहने दो।
ये बदमाश सिर्फ कुत्ते पालने के लिए संपत्ति खरीद रहा है, क्या मजाक है। आयुष की मां ने धीरे से डांटा। हालांकि उसने आयुष को बदमाश कहा था, लेकिन अंधे भी देख सकते थे कि उसने उसे कितना बिगाड़ा है। आयुष अपने माता पिता के विश्लेषण से बेखबर था। उसे तो बस पागलों की तरह पैसे बर्बाद करने की चिंता थी। शिनशिन, क्या तुम्हें कुत्ते पसंद हैं? आयुष ने सोफे पर झुकते हुए पूछा। उसने अपना ड्रिंक पीते हुए अपने पैर कॉफी टेबल पर रखे हुए थे। अगर तुम्हें कुत्ते पसंद हैं तो मैं तुम्हें कुछ खरीद कर दूंगा। तुम क्या सोचते हो, अगर मैं बर्बाद करने जा रहा हूं तो मैं पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूं। कुत्तों की साप्ताहिक जांच के लिए एक पेशेवर पशु चिकित्सक को ढूंढो, उन्हें हर 3 दिन में नहलाओ, हर 2 दिन में ब्रश करो और कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित प्रशिक्षकों को नियुक्त करो। ये पेशेवर बर्बादी है। रोएदार कुत्ते किसे पसंद नहीं होते। यहाँ तक कि आयुष, जो कि बहुत ज्यादा खर्चीला है, ने भी कुत्तों को फिजूल खर्ची से जोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला। काजल ने बेचैनी से जवाब दिया, बेशक मुझे कुत्ते पसंद हैं, लेकिन जब से तुमने उन्हें फिजूल खर्ची से जोड़ा है, तब से मेरा उन्हें पालने का कोई इरादा नहीं है। जब तक तुम्हें कुत्ते पसंद हैं, तुम्हें कौन सी नस्ल सबसे अच्छी लगती है? आयुष ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और एक नौकर ने उसे छिला हुआ अंगूर खिलाया। उसने उसे हंसते हुए खुशी से खाया। तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी कुत्ते पसंद हैं। हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। काजल ने एक पीली नाजुक उंगली उठाई और उसे अपने होठों पर रख दिया। चाओ चाओ, शायद वे बहुत रोएदार और सौम्य दिखते हैं। मुझे वे सबसे ज्यादा पसंद हैं। वे पृथ्वी पर पाए जाने वाले चाओ चाओ जैसे ही होने चाहिए। आयुष ने सिर हिलाया। तो चलो चाओ चाओ पालते हैं। हर रंग के कुछ मेरे पसंदीदा हस्की हैं। वे सबसे मूर्ख हैं। यह मेरी स्थिति से सबसे अच्छी तरह मेल खाता है। काजल अवाक रह गई। उसने गुस्से में कहा, यह आप पर निर्भर है। चूंकि हम कुत्ते पाल रहे हैं, इसलिए मुझे एक चाओ चाओ ला कर दो। कम से कम मुझे इसे देखने से बेहतर महसूस होगा, बजाय इसके कि मैं आपको देखूं। कोई बात नहीं। आयुष ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ड्राइवर, 2 लोगों को कुछ कुत्ते लाने के लिए तैयार करो। हाँ, 100 चाओ चाओ, 100 हस्की और 100 समोएड भी। ओह, क्या तिब्बती मास्टिफ हैं। उनमें से भी 100 ले आओ। ड्राइवर ने तुरंत उनके निर्देश पर कार्य किया। काजल ने डर के मारे कांपते हुए उसकी बात सुनी। आयुष, फिजूल खर्ची की भी एक सीमा होती है। तुम्हें इतने सारे कुत्तों की क्या जरूरत है? मैं अपने नौकरों को कुत्तों को घुमाने के लिए बाहर ला सकता हूँ। ये कितना बढ़िया है। आयुष ने तथ्यात्मक रूप से कहा, मैं आज एक हस्की को घुमा सकता हूँ, कल एक तिब्बती मास्टिफ को, परसों एक चाओ चाओ को। काजल पूरी तरह से हार गई थी। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और आयुष को नजरअंदाज कर दिया। लगभग आधी रात हो चुकी थी, लेकिन हर जगह भौतिकवादी लड़कियां थीं जो मूर्ख अमीर उराव पुरुषों के साथ रह रही थीं। कुछ बाहर से मासूम दिखती थीं लेकिन अंदर से जंगली थीं, कुछ लापरवाह थीं और छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती थीं, कुछ बर्फ की रानी थीं। सभी अलग अलग तरह की महिलाएं, ए से लेकर जी कप साइज तक। एक आदमी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जैसे जैसे नाइट क्लब में भीड़ बढ़ती गई, पहले लेवल पर स्थित हॉल खचाखच भर गया। यह अपनी क्षमता से लगभग 2 गुना था। जहां ग्राहक होते, वहां व्यापार होता। हर कोई सुपर प्रोडिगल आयुष के बारे में गपशप कर रहा था। ये हर जगह सबसे लोकप्रिय विषय था। जैसे जैसे भीड़ हॉल में भरती गई, अन्य लोग ऊपर की मंजिलों पर रेस्तरां और होटल की ओर जाने लगे। यद्यपि आयुष ने नाइट क्लब का खर्च वहन करने का वादा किया था, लेकिन इसमें रेस्तरां और होटल का खर्च शामिल नहीं था। बर्बाद की गई रकम ने आयुष के दिमाग में बहुत हलचल मचा दी थी। कुछ ही देर बाद एक नौकर ने रात भर के खर्च का पूरा ब्यौरा उसके पास लाकर रख दिया। आयुष ने एक नज़र आयुष और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। अरे, मैंने लोगों को मुफ्त में नाइट क्लब में आमंत्रित किया, फिर भी तुम मुझे बता रहे हो कि मैंने आज रात 20,000 युआन से ज्यादा कमाए हैं। हाँ, ये सही है। जिस नौकर ने खबर दी थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। इस युवा मालिक के बारे में भविष्यवाणी करना निश्चित रूप से कठिन था। कोई भी और व्यक्ति आय के बारे में जानकर बहुत खुश होता, लेकिन इसने कहा कि यह बुरा था। आयुष ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। लगता है मैं सही तरीके से पैसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? वह सोच ही रहा था कि ड्राइवर फोन लेकर वापस आ गया। आयुष मास्टर और ओल्ड मैडम तुम्हें घर वापस जाने के लिए कह रहे हैं। कल भी तुम्हारा स्कूल है। स्कूल? आयुष ने भौहें सिकोड़ी। उसने सिर हिलाया लेकिन घबराहट में पसीना आ रहा था। अरे, स्कूल? मैं दूसरी चीजों के बारे में कहीं से जानकारी सीख सकता हूँ, लेकिन मैं किससे पूछूंगा कि मैं किस कक्षा और स्कूल में हूँ? ये बहुत बुरा था। वह अन्य चीजों के लिए बहाना ढूंढ सकता था, लेकिन एक मूर्ख भी अगर रात भर भूल जाए कि वह किस क्लास में है तो उसे कुछ गड़बड़ लग सकती है। नहीं, उसे कोई उपाय सोचना था। अध्याय 13। स्कूल जाना एक बड़ी बात थी। सभी बातों को छोड़कर, कौन सी कक्षा और कौन सा ग्रेड, कक्षा अध्यक्ष कौन है, स्कूल में उसका किससे मेलजोल है और उसका कट्टर दुश्मन कौन है, उसे कम से कम ये सब तो पता होना चाहिए। इन जगहों पर खुद को उजागर करना सबसे आसान था। उसे क्या करना चाहिए? आयुष घबरा गया, लेकिन घड़ी चलती रही। उसे अभी भी ड्राइवर के साथ घर लौटना था।
आयुष जाने से पहले लिंग शियाओई को नहीं भूला था। तुम अभी यहीं रह सकते हो, मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा ताकि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सको। अब से तुम इस जगह की जिम्मेदारी संभालोगे। लिंग शियाओई को थोड़ा निराशा हुई कि आयुष उसे साथ लाने का इरादा नहीं कर रहा था। आखिरकार आयुष का पारिवारिक विला पहाड़ों में एक पौराणिक महल की तरह था। भले ही उसे विला में रहने का मौका न मिलता, लेकिन इसकी एक झलक पाने में सक्षम होना बहुत अच्छा होता। लिंग शियाओई ने आयुष की दया पाने की निर्णायक कोशिश की। युवा मास्टर, क्या आप मुझे अपने साथ वापस आने देंगे? मुझे यहाँ अकेले रहने में डर लगता है। भले ही मुझे आज रात यहाँ अकेले वापस आना पड़े। क्या ये लड़की मुझ पर खुद को फेंकने की कोशिश कर रही है? आयुष ने लिंग शियाओई को देखा। हालांकि उसकी तुलना काजल से नहीं की जा सकती, लेकिन उसे खुद एक सुंदर महिला माना जा सकता है। समय के साथ वह एक रानी की तरह आकर्षक हो सकती है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आयुष ने ड्राइवर से पूछा, और क्या मेरी कार यहाँ है? ड्राइवर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हाँ युवा मास्टर, ये ठीक बाहर है। तो चलो चलें। आयुष ने अपने गुर्गों को न भूलते हुए अहंकार से बाहर कदम रखा। गुर्गों, आगे बढ़ो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, चलो घर चलते हैं। हाँ, 3 गुर्गों ने आक्रामक तरीके से आयुष के लिए रास्ता बनाया, अपने शरीर का इस्तेमाल करके भीड़ को किनारे धकेलते हुए उसके लिए रास्ता बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आयुष के गुर्गों की वजह से ताकत मिल गई हो। 9 नौकर, आयुष, काजल और ड्राइवर के साथ कुल 12 लोग ये लाइजियांग नाइट क्लब के दरवाजे से एक पंक्ति में मजबूती से बाहर निकले। नाइट क्लब के बाहर 3 काली लग्जरी कारें खड़ी थीं। प्रत्येक कार के सामने एक चमकदार सुनहरा परी लोगो था और पीछे एक प्रार्थना मुद्रा में पंखों वाला एक परी था। आयुष 3 नौकरों को चिल्लाते हुए सुन सकता था, हे भगवान, यह एक प्रार्थना परी है। एक प्रार्थना परी। एक प्रार्थना परी 1 मिलियन से अधिक मूल्यवान है। प्रार्थना देवदूत 1 मिलियन से ज्यादा। क्या ये पृथ्वी पर मौजूद रोल्स रॉयस के बराबर नहीं है? बुरा नहीं, केवल ऐसी कार ही मेरी जैसी स्थिति के अनुकूल है। अगर यह एक सामान्य कार होती तो ये बेकार होती। आयुष संतुष्टि से मुस्कुराया और हंसा। चाचा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो कार में बैठो और निकल पड़ो। 3 काले प्रार्थना देवदूत आयुष की स्ट्रेच लिमोजिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाई प्रोफाइल लेकिन आलीशान और कम महत्वपूर्ण वाहनों ने अनगिनत दर्शकों को आकर्षित किया। जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि इन गुलामों को कैसे स्वीकार किया गया, वे निराशा में अपने पैर पटक रहे थे, एक और मौका पाने के लिए पुनर्जन्म की कामना कर रहे थे। एक रात में ही आयुष के 9 गुर्गों की कहानी सड़कों और गलियों में फैल गई। हर कोई जानता था कि इस महाव्यक्ति ने कुछ गुर्गों को भर्ती किया था और वे प्रार्थना स्वर्गदूतों में यात्रा करते थे और अधिक महंगे मालूनी सूट पहनते थे। ये गुर्गे जहां भी जाते थे अपना सिर ऊंचा रखते थे और बेहद प्रभावशाली दिखते थे। सभी ने कहा कि आयुष के अनुचर बनने के लिए उन्हें अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा करना होगा। अगर वे जन्म से ही अच्छे नहीं थे तो उनके अनुचर बनने का कोई मौका नहीं था। बेशक इन अफवाहों के संबंध में आयुष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिस्टम में संख्याओं को देखकर कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। होस्ट का वर्तमान व्यय मूल्य 327,845 युआन। क्या आप विशेषता अंक भुनाना चाहते हैं? बेशक, आयुष ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। सभी विशेषता बिंदुओं को भुनाओ और उन्हें मेरे स्वास्थ्य आंकड़े में जोड़ो। कुछ ही समय में आयुष को पूरे शरीर में गर्मी और कोमलता महसूस हुई। उसका स्वास्थ्य थोड़ा और बेहतर हो गया था। यह अच्छा लगा। अब जब उसका स्वास्थ्य 45 हो गया था तो वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था, इतना कमजोर नहीं कि हवा का एक झोंका भी उसे अपने पैरों से उड़ा ले जाए। ये सामान्य महसूस हो रहा था। ये निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक था। गाड़ियां जल्द ही होंगवू विला के मुख्य द्वार पर पहुंच गईं। उसके बगल में बैठे काजल ने नाक सिकुड़ी। डाली, मुझे मत बताओ कि तुम आज रात मुझे अपने घर पर सुलाना चाहते हो। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? आयुष को अजीब लगा। तुम मेरी मंगेतर हो, क्या मेरे घर पर सोना सामान्य बात नहीं है? हम कल साथ में स्कूल जा सकते हैं। अपने घर पर सो जाओ। कल स्कूल जाओगी? काजल एक बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी दुम पर पैर रखा गया हो। आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपने सहपाठियों का इस तरह से सामना करूं? मैं मर जाऊंगी। होंग डाली, जो कि एक भटका हुआ लड़का है, के घर पर सो जाओ। साथ में स्कूल जाओगी। भविष्य में वह अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाएगी? उसके साथ घर जाने से उसे जीवन भर पछतावा होगा। अगर वह रुकी तो उसे जीवन भर बुरे सपने आते रहेंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हो। आयुष ने मुंह बनाया। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि वह काजल को यह बताने के लिए बहकावे में लाए कि वह किस ग्रेड और क्लास में है। जब तक वे साथ रहे उसने कभी यह नहीं बताया कि वे किस क्लास में हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वे एक ही स्कूल में थे लेकिन एक ही क्लास में नहीं। इस समय आयुष के दिमाग में एक विचार आया और वह शर्म से काजल की तरफ मुस्कुराया। ओह शिनिक्सन, चूंकि हमारी सगाई हो चुकी है तो क्या मैं तुम्हारी क्लास में आ सकता हूँ? या तुम मेरी क्लास में आ सकती हो? काजल को झटका लगा और उसने उसे अस्वीकार कर दिया। भाड़ में जाओ, मैं कभी तुम्हारी कक्षा में कदम नहीं रखूंगा। तुम्हारी कक्षा को मौत की कक्षा के रूप में जाना जाता है। मैं अभी भी अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहता हूं और विश्वविद्यालय में आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है?
तुम बस बर्बादी के बारे में सोचते हो। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आयुष ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अपने दिल में वह मुस्कुरा रहा था। मौत की कक्षा, हे, इस सुराग के साथ यह आसान होगा। मुझे बस एक नौकर की ज़रूरत है जो पता लगाए कि कल स्कूल में कौन सी कक्षा मौत की कक्षा है। इसमें कुछ मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हा। चूंकि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए आयुष के पास काजल के लिए चीज़ें मुश्किल बनाने का कोई कारण नहीं था। अगर तुम सच में यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं दूसरों पर चीज़ें थोपने वाला नहीं हूँ। क्या तुम मेरे घर आओ और मेरे माता पिता को नमस्ते कहो। मैं एक नौकर से तुम्हें विदा करने के लिए कहूँगा। ये कैसा लगता है? ये बेहतर है, हम्फ। अध्याय 14। होनवू विला के गेट से होते हुए चारों गाड़ियां ऊपर की ओर बढ़ीं और मुख्य द्वार के सामने रुकी, जहां गृहस्वामियों ने स्थानीय तियानजिन लहजे में उनका स्वागत किया, जबकि आयुष गर्व से मुस्कुरा रहे थे। युवा मास्टर, आप वापस आ गए हैं। क्या आपको आज रात मजा आया? बूढ़े मास्टर और बूढ़ी मैडम लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ जाओ। उन्होंने नए भर्ती किए गए नौकरों को देखने के लिए नजर घुमाई। बाकी सब लोग भी आ जाओ। बूढ़े मास्टर और बूढ़ी मैडम ने तुम्हें भी अंदर आने के लिए कहा है। नौकर आश्चर्य से विला की ओर देख रहे थे, उनके मुंह खुले हुए थे और वे सोच रहे थे कि जब वे सभी मनुष्य हैं तो उनका जीवन इतना भिन्न कैसे हो सकता है। तेज तर्रार लिंग शियाओई ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और सबसे वरिष्ठ गृहस्वामी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। मैं युवा स्वामी का नौकर लिंग शियाओई हूँ। आपको मेरा नमस्कार। अन्य नौकरों ने तुरंत उसका अनुसरण किया और वरिष्ठ गृहस्वामी को भी प्रणाम किया। हालांकि वे उतने बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन कम से कम वे ऐसे समय में नेता का अनुसरण करना जानते थे। उन्हें चिंता थी कि उन्हें किसी भी क्षण बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के नौकर होने के नाते जिसने इतनी आसानी से 5000 युआन टिप दिए और उनके पद से इतने ईर्ष्यालु लोग थे, उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। बूढ़े गृहस्वामी ने मुस्कुराते हुए लिंग शियाओई की ओर सिर हिलाया। मिस शियाओई बहुत विनम्र हैं, मेरे साथ आइए। आप सभी को एक सप्ताह के लिए विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। आखिरकार यंग मास्टर के नौकर बनना आसान नहीं है। आयुष ने घमंड से कदम आगे बढ़ाए और विला में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा जब उसे यकीन हो गया कि वे लगभग बातचीत कर चुके हैं। काजल उसके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार यह आयुष का घर था और उसे उचित शिष्टाचार दिखाना चाहिए था, हालांकि वह आयुष के साथ देखे जाने से वास्तव में नफरत करती थी। नौकर 2 पंक्तियों में बंट गए। लिंग शियाओई ने सबसे आगे बढ़कर बच्चों को आगे बढ़ाया। वे आयुष के पीछे विला में चले गए। जब वे लिविंग रूम में दाखिल हुए तो आयुष की मां ने बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और आयुष के कंधे से धूल झाड़ते हुए प्यार से कहा, डाली, तुम इतनी देर से वापस आए हो। क्या तुम्हें आज मजा आया? खुश। आयुष पृथ्वी पर 22 साल रह चुका था, लेकिन उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वह अचानक रोने लगा और भावुक हो गया और उसे माँ कहने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह शब्द उसके मुंह से निकल नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि वह उनका अभिवादन नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ और पिता शब्द उसके लिए विदेशी थे। मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करना इतना आसान नहीं था। हालांकि वह शब्दों को बोल नहीं पाया, लेकिन आयुष ने अपनी मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। आज रात मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मैंने बहुत खर्च भी किया। मैंने कुछ संपत्ति भी अर्जित की। उसकी मां ने उसे दिलासा दिया। हालांकि आयुष ने ऐसा कहा था, तुम मूर्ख लड़के हो, तुम जितना चाहो खर्च कर सकते हो। तुम्हारे पिता और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम अब थक गए होगे। उसकी मां नौकरों में से एक की ओर मुड़ी। लियू, दाली का ख्याल रखो और उसे नहलाओ, फिर बिस्तर पर लिटाओ। धीरे धीरे चलो और गिरो मत। दाली का शरीर कमजोर है। तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ। दाली को अपने गले में गांठ महसूस हो रही थी। वह जल्दी से लियू के पीछे चला गया। उसे चिंता थी कि अगर वह रुका तो किसी भी पल उसके आंसू बह निकलेंगे। एक माँ का प्यार साधारण लग सकता है, लेकिन केवल वह व्यक्ति ही जान सकता है कि उसे कितना गहरा एहसास हुआ। आयुष के जाने के बाद उसकी माँ ने काजल को धीरे से सोफे पर बैठा दिया। काजल, बहुत देर हो चुकी है। तुम रात को यहीं क्यों नहीं रुकते? हमारे पास बहुत सारे कमरे हैं। मैं अभी तुम्हारे पिता को बुलाती हूँ। आयुष से दूर काजल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए चतुराई से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कोई बात नहीं आंटी, मुझे कल स्कूल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी करनी है। अगर मैं इसमें गड़बड़ी करूंगी तो ये शर्मनाक होगा। इस मामले में मैं ड्राइवर से तुम्हें घर भेज दूंगी। आयुष की मां ने काजल का हाथ थाम लिया। ये चमकदार महिला पहले से ही बहुत खतरनाक रूप से सुंदर है। कुछ सालों में जब उसका फिगर भर जाएगा तो कौन जानता है कि वह कितनी आकर्षक होगी। उसने अपने आसपास देखा। काजल को उपहार देने के लिए कुछ उपयुक्त खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आयुष के पिता ने अपना गला साफ किया। वह निश्चित रूप से अधिक अनुभवी थे। देखना बंद करो। तुम्हारे पास जो आभूषण हैं वे उसके लिए बहुत पुराने हैं। मैंने उसके लिए पहले से ही एक उपहार तैयार कर रखा है। उसने अपनी जेब से एक जेड रिंग निकाली। इसका चमकीला पन्ना हरा रंग लगभग पारदर्शी था। कोई इसके माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को लगभग देख सकता था। यह निश्चित रूप से आभूषण का एक सामान्य टुकड़ा नहीं था।
आयुष के पिता ने काजल की पतली उंगली पर अंगूठी पहनाई और मुस्कुराए। मेरे पिता ने यह अंगूठी तब तैयार की थी जब तुम्हारी सगाई हुई थी। इसे एजियोर रिंग कहा जाता है। इसे नीची नज़र से मत देखो। ये पहनने वाले को शांति का एहसास कराती है और आपके शरीर में क्यूई को संतुलित करने की क्षमता रखती है। काजल के मन में पहले से ही ये तय था कि वह भविष्य में इस शादी को अस्वीकार कर देगी। उसे यह सोचकर दुविधा हो रही थी कि आयुष के पिता ने उसके लिए इतना कीमती तोहफा तैयार किया है। उसे इसे स्वीकार करने में सहज महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इसे अस्वीकार करने से पिता निराश हो जाएंगे। फिर भी अगर वह इसे स्वीकार कर लेती तो भविष्य में इस विषय को उठाना मुश्किल होता। घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसने अपने होंठ काटे और उपहार स्वीकार कर लिया। तो मैं उपहार स्वीकार कर लूंगी। धन्यवाद अंकल। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अंगूठी पहनने के बजाय उसे ठीक से अलग रख देगी। उपहार स्वीकार करने और उसके माता पिता का अभिवादन करने के बाद काजल जाने के लिए तैयार हो गई। आयुष की मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काजल के चले जाने के बाद नौकर विशाल लिविंग रूम में ही रह गए। आयुष की मां के हाव भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे से उसकी गर्मजोशी और मुस्कान गायब हो गई हो। उसने एक क्रूर रानी की आभा बिखेरी और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आयुष ने तुम्हें भर्ती किया है, इसलिए यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर तुम में से कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता है तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। उसके कुछ ही शब्दों ने लिविंग रूम के तापमान को 10 डिग्री कम कर दिया। नौकर सुन्न हो गए और उन्हें जो संदेश दिया गया उससे वे कांपने लगे। नेता के रूप में लिंग जियाओई ने जवाब दिया, हाँ बूढ़ी मैडम, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आयुष की मां खड़ी हो गई और अपने पीछे हाथ जोड़कर नौकरों को देखती हुई इधर उधर घूमने लगी। उसने ठंडे स्वर में उपदेश दिया, सबसे पहले तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे पद के योग्य होना चाहिए। हमारा दाली तुम्हारा भगवान होगा। अगर वह तुम्हें पश्चिम की ओर जाने के लिए कहे तो तुम पूर्व की ओर जाने की हिम्मत मत करना। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे सामने आग का गड्ढा भी हो और वह तुम्हें कूदने के लिए कहे तो तुम उसमें कूद जाओगे। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लिंग जियाओई और बाकी लोग डर से कांप उठे, लेकिन फिर भी सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हाँ। आयुष की मां ने आगे कहा, दूसरी बात, हमारे दाली का शरीर कमजोर है। अगर वह बाहर रहते हुए गलती से गिर जाता है तो मैं चाहती हूं कि तुम उसकी सुरक्षा करो। अगर उसे जरा सी भी खरोंच या बाल गिरता है तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। लिंग जियाओई और बाकी लोग अंदर ही अंदर कराह उठे। कौन जानता था कि आयुष कब गिर जाएगा? वे बस उसे ध्यान से देखने की पूरी कोशिश कर सकते थे। हाँ, आयुष की मां ने आगे कहा, तीसरी बात, हमारे घर की स्थिति सभी देख सकते हैं। अगर कोई दाली के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत करता है तो मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जान देकर उसका बचाव करो। बदले में अगर तुम में से किसी को भी दाली की वजह से चोट लगती है या यहाँ तक कि उसकी जान भी चली जाती है तो मैं तुम्हें इनाम देने में संकोच नहीं करूंगी। कोई टिप्पणी? आयुष की मां का मतलब था कि ये गुर्गे आयुष के अंगरक्षक बन जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें उसके लिए गोली भी खानी पड़ेगी। हालांकि जो शर्तें रखी गई थीं वे कठोर थीं। एक बार जब उन्होंने सोचा कि आयुष परिवार कितना अमीर है, भले ही वे आयुष के लिए अपनी जान जोखिम में डालें, वे निश्चिंत हो सकते थे कि मुआवजा मामूली नहीं होगा। उन्होंने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। हाँ, आयुष की मां आखिरकार उन्हें सहमत देखकर संतुष्ट हो गई। उन्हें मुक्का मारने के बाद उन्हें पुरस्कृत करना जरूरी था। आखिरकार उनकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। मेरी अपेक्षाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, लेकिन मैं आप में से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। आपकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो गृहस्वामी आपको 3 दिनों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद आपका मासिक वेतन 10,000 युआन होगा। अगर दाली आपको खुश करने के लिए टिप देता है तो आप इसे रख सकते हैं। आप प्रार्थना स्वर्गदूतों को अपने परिवहन के साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप फिलहाल नौकरों के भवन में रह सकते हैं। बस इतना ही। गृहस्वामी को कुछ बुनियादी शिष्टाचार सीखने के लिए बुलाओ। आयुष की मां ने वह सब कह दिया जो उसे कहना था। उसने लिंग जियाओई को हाथ हिलाकर इशारा किया, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अध्याय 15। आयुष की मां का सामना करते हुए, जो एक रानी जैसी आभा बिखेर रही थी, लिंग जियाओई बहुत दबाव में थी। ये सुनते ही कि उसे बुलाया गया है, वह तुरंत ठंडी पड़ गई और उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। वह सावधानी से आगे बढ़ी, आयुष की मां का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और कहा, आप क्या जानना चाहती हैं मैडम? तुम्हारा नाम लिंग जियाओई है। आयुष की मां ने लिंग जियाओई को सिर से पैर तक देखा, सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम काफी अच्छे दिखते हो, काफी उपयुक्त हो, हालांकि तुम थोड़े बूढ़े हो। ये काफी दुखद है। ये शब्द सुनते ही लिंग जियाओई का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आयुष की मां का क्या मतलब है, इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस साल आप 22 साल के हो गए हैं। आपकी राशि खरगोश है। पहचान पत्र संख्या 1 शंख 10 पद 10 नील 21 खरब 99 अरब 31 करोड़ 70,040 है। राशि तुला है। वर्तमान में तियानजिंग विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2, कक्षा 3। आपके ग्रेड बहुत अच्छे हैं और आपको अपने स्कूल से छात्रवृत्ति मिली है।
आपके अच्छे दिखने के साथ आपको अपने पाठ्यक्रम में सार्वजनिक रूप से जानी जाने वाली सुंदरता माना जा सकता है। आयुष की माँ धीरे धीरे तथ्य बता रही थी, जैसे कि वह उनसे बहुत परिचित हो। आपका व्यक्तित्व शांत है और आप छोटी छोटी बातों को लेकर लापरवाह हैं, लेकिन जब बात महत्वपूर्ण चीज़ों की आती है तो आप चतुर होते हैं। आप कम प्रोफाइल रखते हैं और लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते। आप दूसरों के प्रति सहनशील हैं, लेकिन आप आलसी स्वभाव के हैं। आपके माता पिता अभी भी आसपास हैं। आपके पिता एक शिक्षक हैं और आपकी माँ एक कपड़ों की दुकान चलाती हैं जो औसत दर्जे की चल रही है। वित्तीय मामलों में आपका परिवार काफ़ी अमीर माना जा सकता है। इसके अलावा आपका एक छोटा भाई भी है जो इस साल 19 साल का हो गया है। वह तियानजिंग शिफान यूनिवर्सिटी के संबद्ध हाई स्कूल में पढ़ रहा है। तीसरे साल, कक्षा 14। उसके ग्रेड खराब नहीं हैं। इस बिंदु पर लिंग शियाओई खुद को ये सोचकर आहें भरने से नहीं रोक पाई कि सिंह परिवार का खुफिया तंत्र कितना मजबूत था। वह यहाँ केवल 2 घंटे से भी कम समय के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। अंत में वह केवल इतना ही कह सकी, हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। ये सब कहने का मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि मेरी नज़र में तुम्हारी पृष्ठभूमि बिल्कुल साफ है। इसके अलावा कोई और इरादा नहीं है। आयुष सिंह की मां करीब आए और लिंग शियाओई के कंधे पर थपथपाया। हमारे परिवार की स्थिति खास है। मेरे बच्चे आयुष सिंह का शरीर कमज़ोर है। उसकी मां होने के नाते मुझे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम एक अच्छी लड़की हो। जब तुम अगली बार आयुष सिंह के साथ रहोगी तो अपना काम ईमानदारी से करोगी। मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ कि हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लिंग शियाओई को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सिंह परिवार की नज़र में एक पंख से भी कम महत्व की थी। निश्चित रूप से उनसे कोई खतरा नहीं होगा। अब आयुष की मां ने जो कहा था उसे सुनकर वह भावुक और ईर्ष्यालु दोनों थी। उसने जल्दी से कहा, मुझे हमेशा से यह पता था। मैडम, कृपया अपना मन शांत रखें। हाँ, यह अच्छा है कि तुम्हें पता है। आयुष की मां के चेहरे पर आखिरकार थोड़ी मुस्कान आ गई। उसने अचानक विषय बदल दिया और पूछा, जिस बारे में बात कर रहा हूँ, तुमने आज करुण से आयुष सिंह द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को खरीदने में बहुत मदद की। तुमने जो मूल्यांकन दिया वह काफी सटीक था। मूल्य लगभग हमारे परिसंपत्ति मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा गणना की गई राशि के बराबर था। ऐसा लगता है कि तुम में इस पहलू में कुछ प्रतिभा है। हाँ, थोड़ा बहुत, लिंग शियाओई ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं छोटी उम्र से ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के प्रति संवेदनशील रहा हूँ। मैं ज्यादातर समय किसी सामान्य वस्तु के मूल्य का अंदाजा लगा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आयुष के पिता, जो इस पूरे समय किनारे पर बैठे थे, अचानक मुस्कुराए और पूछा, ओह, क्या ये सच है? लिंग शियाओई ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ गुरुजी, ये सच है। हम आयुष के पिता ने अचानक से उसके बगल से एक जेड चाय का कप उठाया, उसे अपने हाथ में पकड़ा और पूछा, तो इस चाय के कप को देखो। तुम्हें लगता है कि इसकी कीमत लगभग कितनी है? मैं तुम्हें एक संकेत दे सकता हूँ, इसे हनमिंग जेड से बनाया गया है। लिंग शियाओई कुछ कदम आगे बढ़ी और ध्यान से उसे देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मोटा मोटा हिसाब लगाया। उसे जल्द ही जवाब मिल गया और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक के लिए 5200 युआन। आयुष के पिता जोर से हंसे और कहा, हाँ, दिलचस्प है। इस बच्चे में कुछ प्रतिभा है। फिर उन्होंने पूरा जेड टी सेट दिखाया और पूछा, यह एक पूरा टी सेट है। इसमें ट्रे, टीपॉट और 4 चाय के कप शामिल हैं। उनकी अलग अलग कीमतों और कुल कीमत की गणना करने की कोशिश करें। ठीक है। लिंग शियाओई ने फिर से अपनी आंखें बंद की, बहुत जल्दी से हिसाब लगाया और कहा, ट्रे की कीमत 16,000 है। चायदानी थोड़ी ज्यादा महंगी है, 32,000। 4 चाय के कप की कीमत 5,200 में से प्रत्येक है। चूंकि पूरा सेट हनमिंग जेड से बनाया गया था, इसलिए कीमत में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। कुल कीमत है 123,200 युआन। ताली ताली ताली। आयुष के माता पिता ने भी उसी समय ताली बजाई। उसके पिता ने कहा, यह बच्चा आयुष थोड़ा बहुत विलक्षण हो सकता है, लेकिन उसकी दूरदर्शिता उल्लेखनीय है। बाहर टहलने से वह अपने साथ इतनी प्रतिभा लेकर आ सकता है। हाँ। आयुष की माँ भी मुस्कुराई और बोली, ये छोटा बदमाश, ये वास्तव में मूर्ख है, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं है। शियाओई, आपने जो मूल्य निकाला है वह मूल रूप से वास्तविक मूल्य से थोड़ा ही अलग है। इस चाय के सेट की मूल बिक्री कीमत 150,000 युआन थी, लेकिन हम विक्रेता के परिचित थे, इसलिए हमने इसे लागत पर खरीदा। हमने चाय के सेट पर ठीक 105,000 खर्च किए। कुल मिलाकर आपका मूल्यांकन बुरा नहीं है। हालांकि वह अपने दिल में जानती थी कि उसे काफी सटीक गणना करनी चाहिए थी, फिर भी लिंग जियाओई ने मन ही मन राहत की सांस ली। आत्मविश्वास होना एक बात थी, लेकिन परिणाम कुछ और था। जब उसे पता चला कि उसका परिकलित आंकड़ा और वास्तविक आंकड़ा लगभग एक जैसा है, तभी वह वास्तव में अपने दिल को शांत कर सकी। मेरे पति, आप इस शियाओई के बारे में क्या सोचते हैं? अगर हम उसे आयुष सिंह का अनुसरण करने देंगे तो यह उसकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। उसकी क्षमताओं के साथ उसके लिए अधिक उपयुक्त पद होना चाहिए। आयुष की मां ने लिंग शियाओई को देखा। अब वह लिंग शियाओई को आयुष के साथ उसके अपव्यय में जाने देने के लिए और भी अनिच्छुक महसूस कर रही थी।
अप्रत्याशित रूप से आयुष के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि उसे आयुष सिंह ने पाया था, इसलिए हमारे लिए हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं होगा। उसे पहले आयुष सिंह का पीछा करने दें, कम से कम वह आयुष सिंह को कम बर्बाद करने में मदद कर सकती है। अंत में महत्व लगभग समान है। आयुष की मां ने तुरंत निर्णय लिया, ठीक है, तो यही होगा। श्याओई, अब तुम जाकर आराम कर सकती हो। कल सुबह जल्दी उठना और आयुष सिंह को स्कूल भेजना याद रखना। आम दिनों में मैं तुम्हें आयुष सिंह के स्कूल में होने पर कक्षाओं के लिए अपने स्कूल वापस जाने की विशेष अनुमति देती हूँ। तुम्हारे लिए परिवहन की व्यवस्था होगी। जहाँ तक तुम्हारे रहने की जगह की बात है, तो तुम्हें यहाँ आना होगा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। हाँ मैडम। जियाओई ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, मुड़ी और बटले के पीछे बाहर चली गई। शियाओई के चले जाने के बाद आयुष की मां ने अचानक खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मेरे पति, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी हो गई है? ऐसा लगता है कि आयुष सिंह की किस्मत में काफी सुधार हुआ है। आयुष के पिता ने सिगरेट जलाए और कहा, यह बदमाश रात में थोड़ी देर के लिए बाहर गया और 3 मिलियन युआन की जमीन खरीद ली। संयोग से उसने जो जमीन खरीदी है उसका स्थान बहुत बुरा नहीं है। अपने नौकरों को काम पर रखने की उसकी इच्छाशक्ति ने उसे लिंग शियाओई जैसी प्रतिभा भी दिलाई। क्या इसे ही किस्मत कहते हैं जो कुत्ते की गंदगी पर पैर रखने से मिलती है? बूढ़े बदमाश, कुत्ते की गंदगी की किस्मत से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कहना चाहिए कि हमारे आयुष सिंह को स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है। ये कहते हुए आयुष की मां ने फिर से आह भरी। आह, लेकिन हमारे बच्चे आयुष सिंह की शारीरिक स्थिति अभी भी मुझे बहुत परेशान करती है। चिंता मत करो, हम इस क्षेत्र में लगातार चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित कर रहे हैं। भविष्य में निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। भले ही अभी कोई समाधान न हो, लेकिन तकनीकी प्रगति की वर्तमान गति के साथ अगर 5 साल पर्याप्त नहीं है तो हम 10 साल तक इंतजार कर सकते हैं। अगर 10 साल पर्याप्त नहीं है तो हम बस 20 साल तक इंतजार करेंगे। अंततः उम्मीद होगी। आयुष के पिता खड़े हुए और अपनी बाहें फैला दीं। उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, ठीक है, चलो सो जाते हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ। आयुष सिंह की मां का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया और फिर वह अपनी कमर हिलाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अध्याय 16। आयुष सिंह नहाने के बाद अपने कमरे में वापस आ गया। वह आमतौर पर अब तक सो जाता, लेकिन आज नहीं। उसे और भी जरूरी काम निपटाने थे। उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और इंटरनेट पर खोज शुरू कर दी। कंप्यूटर वाकई एक अच्छी चीज थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में सर्च इंजन गूगल है या डूनियांग, लेकिन उसके लिए यह एक आसान काम था। उसने ब्राउज़र खोला और जल्द ही उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। सबसे बड़ा सर्च इंजन सांगले था। आयुष सिंह ने कुछ सर्च किए और हैरान रह गए। सांगले सिंह परिवार का था। यही कारण था कि सिंह परिवार इतना अमीर था। सबसे बड़े सर्च इंजन पर उनका एकाधिकार था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतने अमीर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इस दुनिया के बारे में पता लगाए जिसमें वह था। आयुष सिंह को केवल इतना पता था कि यह जगह पृथ्वी के समान है, लेकिन उसे यह पता लगाना था कि क्या समान है और क्या अलग है। उसे कुछ जानकारी चाहिए थी। 1 घंटे बाद आयुष सिंह ने एक लंबी सांस ली। उसे आखिरकार स्थिति का कुछ अंदाजा हो गया। ऐसा लगता था कि यह दुनिया भी पृथ्वी की तरह ही आगे बढ़ी है। देश वही रहे, समय की अवधारणा भी वही रही। हालांकि इतिहास कुछ हद तक वही रहा, लेकिन साथ ही यह अलग भी था। चीन में राजवंशों का क्रम तांग, सोंग, मिंग और किंग था, लेकिन इस दुनिया में यह अलग था। मिंग राजवंश के बाद किंग राजवंश नहीं आया था, हुआ राजवंश अगला था। करीब 250 साल के इतिहास के बाद हुआ राजवंश का पतन हो गया था। हुआ राजवंश के बाद आधुनिक समय आया। सिंह वू हेवनली वर्टिकल अलायंस स्टेट, जिसे हेवनली स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तियानजिंग शहर राजधानी थी, जो धरती पर बीजिंग के बराबर थी। सिंह वू हेवनली वर्टिकल अलायंस स्टेट में सिंह वू का तात्पर्य संस्थापक पिताओं से था। सिंह परिवार के वैभव सिंह और वू परिवार के वू शुआंगवन। सिंह परिवार संस्थापक पिता वैभव सिंह के वंशज थे। देश की स्थापना के दौरान कई वर्षों तक चले युद्ध के कारण इस जगह की आबादी में भारी कमी आई थी। परिवार नियोजन की कोई भूमिका नहीं थी। सिंह परिवार और वो परिवार से अधिक लोग थे, जिसके परिणामस्वरूप वे 2 सबसे बड़े कबीले बन गए। उनका अपना परिवार सिंह परिवार से संबंधित था। 150 साल की प्रगति के बाद दुनिया बदल गई थी। केवल 5 परिवार ही सिंह परिवार से संबंधित थे और आयुष सिंह का परिवार 5 में सबसे शक्तिशाली था। उनके पिता ने सांगले का निर्माण किया था, जिससे आयुष सिंह को अपने परिवार के बारे में जानने का मौका मिला। उनके पिता का नाम आयुष्मान सिंह था और वे परिवार में तीसरे नंबर पर थे। उनकी दादी का नाम लैन रुक्सी था और वह एक अन्य समृद्ध परिवार लैन परिवार की प्यारी बेटी थी। समग्र तस्वीर को देखते हुए वह वास्तव में एक चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था। ये दुख की बात होगी अगर वह इस तरह की स्थिति के साथ बर्बाद नहीं होता। प्रत्येक देश को राजनीतिक रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक प्रयास और उन्हें आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए की गई कड़ी मेहनत के बावजूद यूरोपा हमेशा कम महत्वपूर्ण रहा। ईस्ट सेक्टर के टुडे स्टेट और हेवनली स्टेट के बीच मामूली संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। नॉर्थ स्टेट के अमेरिका ने अन्य राज्यों पर लालच भरी नजरें डालना जारी रखा। ये समग्र पृष्ठभूमि थी जिसने आयुष सिंह को बहुत प्रभावित नहीं किया।
वह बस आसपास की चीजों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। सैन्य दृष्टि से हेवनली स्टेट की सेना की रणनीति सबसे मजबूत थी। यूरोपा और अमेरिका अपनी तकनीक के मामले में अच्छे थे। कॉपीकैट जाबान सबसे मोटी चमड़ी वाला था। आयुष सिंह को अधिकांश महत्वपूर्ण मामलों के साथ साथ कुछ छोटे मामलों की भी जानकारी थी। पृथ्वी से अलग बात यह थी कि मनोरंजन के स्रोत थे। फिल्में, खेल और संगीत बहुत उपेक्षित थे। दूसरी ओर खेल बहुत लोकप्रिय थे और खूब खेले जाते थे। हेवनली स्टेट सभी तरह के खेलों में अच्छा होने के लिए जाना जाता था, यहाँ तक कि फुटबॉल में भी। यही कारण था कि ज्यादातर लोग आयुष सिंह को पसंद नहीं करते थे, जो कमजोर शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसने कभी एक दिन भी काम नहीं किया था। वह सिर्फ बर्बादी करता था। सब कुछ कुल मिलाकर ठीक लग रहा है। आयुष सिंह ने अपने मॉनिटर पर डेटा को घूरते हुए खुद से कहा, मैंने जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे परिवार में पैदा होने के बाद बर्बादी न करना बर्बादी होगी। यही कारण है कि नाइट फ्रेगरेंस जैसे बड़े नाइट क्लब में गाने इतने भयानक थे। बर्बादी करना जीवन का बेहतर आनंद लेना है। अगर मौका मिला तो मैं फिल्म या संगीत क्षेत्र में हाथ आजमाऊंगा। इस तरह मैं ज्यादा आराम से रह पाऊंगा और साथ ही ज्यादा विशेषता अंक भी कमा पाऊंगा। आह, मुझे बहुत नींद आ रही है। आयुष सिंह ने समय देखा। सुबह का 1 बज चुका था। उसने जम्हाई ली। सो जाओ, मुझे कल भी स्कूल जाना है। मुझे आश्चर्य है कि स्कूल कैसा दिखता है। मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा ताकि मैं खुद को उजागर न करूं। सारी रात शांति रही। अगले दिन लिंग शियाओई ने आयुष सिंह के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने एक सुंदर नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी और धीरे से पुकारा, युवा मालिक, उठने का समय हो गया है। ओह, बहुत जल्दी है। आयुष सिंह ने हीरे से जड़े सफेद सोने के डिजिटल घड़ी को देखा। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे थे। आयुष सिंह के लिए यह वाकई बहुत जल्दी थी, जो सिर्फ 1 बजे बिस्तर पर गया था। उसने बड़े टेडी बियर को गले लगाया और दूसरी तरफ पलट गया। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। लिंग शियाओई, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। उसने फिर से धीरे से दरवाजा खटखटाया। युवा मास्टर, अगर आप अभी नहीं उठे तो आपको देर हो जाएगी। तो क्या हुआ अगर मैं देर से आऊं? आयुष सिंह ने अपने कान ढांक लिए। जब मुझे लगे कि जागना है तो यही करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिंग शियाओई सिर्फ एक बार फिर अपनी पूरी कोशिश कर सकती थी। युवा मास्टर, अगर आप देर से आए तो बहुत बुरा होगा। बूढ़े मास्टर और बूढ़ी मैडम ने कहा है कि अगर आप समय पर नहीं उठे तो आज आपको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ अगर जेब खर्च नहीं है? आयुष सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। जेब खर्च नहीं है। जेब खर्च के बिना वह बर्बाद नहीं कर पाएगा। अगर वह बर्बाद नहीं करता तो वह कोई भी विशेषता अंक हासिल नहीं कर पाएगा। विशेषता अंक के बिना उसके पास अपनी जीवन शक्ति वापस पाने का कोई तरीका नहीं था। अरे, इसका गंभीर परिणाम हुआ। आयुष सिंह बिस्तर से उछल पड़ी। मैं आ रही हूँ। मैं अब और नहीं सो सकती। मैं इस तरह कैसे जी सकती हूँ? लिंग शियाओई अवाक रह गई। शुक्र है। आयुष सिंह ने बहुत जल्दी कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय वह लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया। मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी सूरज भी नहीं निकला है। मुझे नहलाने के लिए लाओ और ओह हाँ, मैं नाश्ते में सोयाबीन का दूध पीना चाहता हूँ। लिंग शियाओई को कल रात 10 मिनट की विशेष ट्रेनिंग मिली थी, जिसके बाद वह याद रख सकती थी कि प्रत्येक कमरा कहाँ स्थित है। वह बहुत होशियार लड़की थी। याद रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान शौचालय, रसोई और आयुष सिंह का कमरा था। जहां तक अन्य कमरों की बात है, लिंग शियाओई जानती थी कि उसे ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। आयुष सिंह के पिता आयुष्मान सिंह लिंग शियाओई के इस पहलू से बहुत संतुष्ट थे। शौचालय की ओर जाते हुए लिंग शियाओई ने धीरे से कहा, युवा मास्टर, नाश्ता तैयार है। तियानजिंग शहर के शीर्ष शेफ द्वारा तैयार किए गए 3 व्यंजन और 1 कटोरी सूप है, लेकिन सोयाबीन का दूध नहीं है। सोया दूध नहीं है। आयुष सिंह ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ड्राइवर से कहो कि जाकर कुछ खरीद ले। लेकिन हम शहर से काफी दूर हैं। क्या वह गाड़ी नहीं चलाता? एक योग्य फिजूल खर्च के रूप में 1 युआन में सोयाबीन दूध खरीदने के लिए ईंधन पर 20 से अधिक युआन खर्च करना ही उचित है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिंग शियाओई हैरानी से देखने लगा। ओह, ठीक है। अमीरों की दुनिया को समझना सचमुच कठिन था। अध्याय 17। विला के सभी नौकरों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि युवा मास्टर डाली नाश्ते में सोयाबीन का दूध चाहते हैं। युवा मास्टर को सोयाबीन का दूध चाहिए। वह अभी नहा रहा है। मैं तुम्हें सोयाबीन का गर्म दूध खरीदने के लिए 5 मिनट देता हूँ। क्या तुम समझे? बूढ़े गृहस्वामी ने अपना चश्मा ठीक किया। वह 60 साल का था, लेकिन अपनी पीठ तीर की तरह सीधी करके नौकरों को आदेश दे रहा था। सबसे अच्छी ड्राइविंग स्किल वाले को अब निकल जाना चाहिए। बाकी युवा मास्टर को स्कूल के लिए जो चाहिए वो तैयार करो। उसकी यूनिफॉर्म, सेल फोन, स्कूल बैग और उसके चमड़े के जूते चमकाओ। अगर मुझे उन पर धूल का एक कण भी दिखाई देता है तो बेहतर होगा कि तुम अपना सामान पैक करके निकल जाओ। जल्दी करो। बूढ़े गृहस्वामी के निर्देशों के अनुसार कम से कम 10 नौकरों ने आयुष के लिए स्कूल जाने के लिए जरूरी सभी चीजें तैयार करना शुरू कर दिया।
आज की वर्दी सबसे अच्छे दर्जी द्वारा हाथ से बनाई गई थी, जो स्कूल की वर्दी की तरह ही शानदार थी। उसके मोजे शेरेटन के थे और सबसे अच्छे प्राकृतिक कपास से बने थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके चमड़े के जूते XXXXXXXXX के मगरमच्छ की खाल से बने थे। यंग मास्टर डाली के लिए जॉर्डन स्पोर्ट्स शूज़ की एक जोड़ी भी तैयार की गई थी। सिर्फ एक साधारण जोड़ी काले जूते की कीमत 14,500 युआन थी। आज का सेल फोन हीरे में जड़ा हुआ एक सफ़ेद सोने का नाशपाती फ़ोन था। यह एक सीमित संस्करण लग्जरी सेल फोन था जो दुनिया में उपलब्ध केवल 50 सेटों में से एक था। नौकर ने आयुष के लिए यह फ़ोन तैयार करते समय आह भरी। अगर वह बुरे मूड में होता तो इस 12,500 युआन सेल फोन का भाग्य अज्ञात होता। बिना बड़ा चढ़ाकर कहे, आयुष सिर से लेकर पैर तक आलीशान सामानों से लदे हुए थे। ये सतह पर देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन केवल एक पेशेवर ही बता सकता है कि उनके पूरे पहनावे की कीमत कितनी है। एक सामान्य व्यक्ति को एक महीने तक मेहनत करने के बाद जो राशि मिलती है, वह केवल एक मोजे की कीमत को कवर करने के लिए पर्याप्त होगी। सोयाबीन का दूध, जिसे वह पीना चाहता था, सचमुच एक विलासितापूर्ण वस्तु थी। बेहतरीन ड्राइविंग कौशल वाले नौकर ने 4 मिलियन युआन की कीमत वाली सोआरिंग एंजल स्ट्रैच लिमोजीन चलाई। सोआरिंग एंजल प्रेयर एंजल की एक ज्यादा महंगी सहयोगी कंपनी है और विला से निकल पड़ा। तियानजिंग शहर के भीतर 4 लूप्स विला से 7 किलोमीटर दूर था। उसने सबसे अच्छी नाश्ते की दुकान से 1 कप सोयाबीन का दूध खरीदा, जिसकी कुल कीमत 1 युआन थी। जब वह वापस लौटा तो कार की बॉडी पर सड़क से उड़कर आए एक पत्थर की खरोंच लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि कार को फिर से रंगने में कम से कम 10,000 युआन का खर्च आएगा। आयुष अंततः खुशी से झूम उठे जब उन्होंने 10,001 युआन की कीमत वाला सोयाबीन दूध पिया और शीर्ष शेफ द्वारा तैयार की गई संरक्षित सब्जियां खाईं तथा स्वादिष्ट बन का आनंद लिया। वह अत्यंत संतुष्ट था तथा उसने दूसरों को भी यह विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में उराव पुत्र की अपनी उपाधि के योग्य था। आयुष ने अपना पेट भर लिया और लिंग शियाओए की सहायता से स्कूल के लिए तैयार हो गया। वह गर्व से तैयार की गई लग्जरी कार के पास गया और अपनी उंगलियां चटकाईं। चलो चलें। वह अपने माता पिता को अलविदा कहना नहीं भूला, जिन्होंने उसे विदा किया था। मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। डाली, आह, स्कूल में सावधान रहना, गिर मत जाना। आयुष की माँ ने धीरे से उसकी यूनिफॉर्म ठीक की। ठीक है, जाओ जाओ। आयुष ने इतिहास में पहले उराव पुत्र के रूप में अपना स्कूली जीवन शुरू किया। रास्ते में आयुष का मन स्कूल के विचारों में डूबा हुआ था। उसने एक नौकर को निर्देश दिया था कि वह घर से निकलने से पहले पता लगाए कि वह किस कक्षा में है। इसलिए रास्ते में आगे चल रहे 3 प्रार्थना स्वर्गदूतों में से केवल 2 ही बचे थे। बेशक कतार में खड़े लोगों की वजह से राहगीरों की आंखें चौंधिया गई थीं। उनमें से कुछ ने टिप्पणी की, जल्दी से देखो, सिंह परिवार का उराव बेटा और भी ज्यादा बर्बाद कर रहा है। हाँ हाँ, वह है। इतनी फिजूल खर्ची, देवता अंधे होंगे। हम सभी एक ही दुनिया के हैं, फिर भी हम बहुत अलग हैं। हमारी तुलना उनसे कैसे की जा सकती है। 3 कारें लगभग 10 मिनट तक चलती रहीं और फिर तियानजिंग शहर के प्राइवेट एरिस्टोक्रेटिक कॉलेज के मुख्य द्वार पर रुकीं। तियानजिंग शहर का प्राइवेट एरिस्टोक्रेटिक कॉलेज अपनी नई शैली और परिष्कृत स्वाद के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ नई शैली का तात्पर्य नवाचार से है, जो शिक्षा कानूनों के पूर्ण अनुपालन का प्रतिनिधित्व करता है। फिर विपणन कानून द्वारा मानकीकरण। नई शैली का अर्थ खुद को और उन लोगों को अलग करना था जो अभी भी अंतिम लक्ष्य के रूप में सख्त परीक्षा मानकों को मानते थे। परिष्कृत स्वाद का अर्थ उच्च गुणवत्ता, उच्च मानक और दक्षता है, जिसका अर्थ है स्नेही, अच्छी सेवा स्तर, बेहतर ग्रेड, गुणवत्ता प्रौद्योगिकी, बाजार के लिए उच्च अनुकूलनशीलता और मजबूत व्यक्तित्व। स्वाभाविक रूप से ये सब बकवास था। कई बार चीजें उतनी जटिल नहीं होती जितनी वे लगती थीं। संक्षेप में, ये तियानजिंग शहर में सबसे सुरक्षित और सबसे महंगा स्कूल था। आयुष के लिए इससे ज्यादा उपयुक्त कोई दूसरा स्कूल नहीं था, इसलिए आयुष ने यहाँ अध्ययन किया। जैसे ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला, आयुष ने कार से उतरते हुए अपनी नाक रगड़ी। उसने स्कूल के मुख्य द्वार पर तियानजिंग कॉलेज लिखा देखा। ये सोना भी नहीं है, बुरा प्रभाव। सिर्फ 2 शब्द क्यों थे? इसका कारण यह था कि आम लोगों के दिमाग में सभी महंगे निजी स्कूल अमीरों की संतानों के लिए बनाए गए थे। यह आम लोगों के लिए बने स्कूलों से बहुत अलग था। एक महंगे निजी स्कूल के रूप में स्कूल के नाम के शब्दों को छोटा करना अनिवार्य लगता था। उदाहरण के लिए, तियानजिंग शहर के इस निजी कुलीन कॉलेज को बस तियानजिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जो दर्शाता था कि यह कितना उच्च वर्ग का था। ठीक इसी समय आयुष की कक्षा के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया नौकर गाड़ियों की ओर भागा और आयुष के कानों में फुसफुसाया, युवा मास्टर, मौत की कक्षा दूसरे वर्ष की 14वीं कक्षा है, जिसे पूरे स्कूल में सबसे खराब कक्षा के रूप में भी जाना जाता है। कक्षा में 42 लोग हैं, जिनमें 18 लड़के और 24 लड़कियां हैं। चूंकि वे सभी अमीर परिवारों के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें संभालना बेहद मुश्किल है। संदेश देने के बाद वह अपनी चिंता व्यक्त करना नहीं भूला। युवा मास्टर, मैं इस तरह की कक्षा में आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ नहीं रह सकता। मैं वास्तव में चिंतित हूँ। इसमें चिंता की क्या बात है? छोटी सी बात है। मैंने 2 जिंदगियां जी हैं और सब कुछ देखा है। ये बच्चों का खेल है, आसान है। आयुष ने अपनी पीठ सीधी रखते हुए स्कूल में प्रवेश किया। ठीक है, तुम मेरे निर्देशों के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हो।
मैं कक्षा में जा रहा हूँ और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर उसने लिंग शियाओई की ओर देखा। ओह हाँ शियाओई, आज कुत्तों को खरीदना याद रखना, मैं उन्हें आज रात देखना चाहता हूँ। हाँ युवा गुरु। लिंग शियाओई ने आयुष को प्रणाम किया। कृपया चिंता न करें। अब मैं जा रहा हूँ। मुझे मिडिल स्कूल में पढ़े हुए कुछ समय हो गया है। अब मैं वापस आ गया हूँ। प्यारे सहपाठियों, दुनिया के नंबर 1 उड़ाओ बेटे का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। वाह हा 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 हा। अध्याय 18। जैसा कि कहा जाता है, हालांकि इस दुनिया में सभी को समान माना जाता था, तियानजिन कॉलेज में जहां आयुष सिंह ने पढ़ाई की थी, वहां हर वर्ग के बीच अंतर साफ देखा जा सकता था। कहने की जरूरत नहीं है कि आयुष सिंह सबसे ऊंची कक्षा से ताल्लुक रखते थे, जिसे पिरामिड की नोक के रूप में भी जाना जाता था। जैसे ही आयुष सिंह स्कूल के मैदान में पहुंचे, सभी लोग दूर से ही उनका अभिवादन करने लगे। सुप्रभात यंग मास्टर आयुष सिंह। युवा मास्टर आयुष सिंह, आप आज जल्दी आ गए। युवा मास्टर आयुष सिंह, क्या आपके पास आज दोपहर का समय है? क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? ऐसी स्थिति का सामना करते हुए आयुष सिंह ने वही किया जो वह आमतौर पर करता है। उसने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की दूर से दौड़कर आयुष सिंह के पास आई। युवा मास्टर आयुष सिंह, जल्दी से मेरी कक्षा में आ जाओ। मास्टर लियू मिंगचेंग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, सावधान रहना। मास्टर लियू मिंगचेंग? कौन है वह और उसका मुझसे क्या काम है? फिर भी आयुष सिंह का ध्यान उस लड़की पर था। ऐसा नहीं कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी थी, लेकिन अगर कोई उसे उसकी कक्षा में ले जाए तो वह खुद को उजागर किए बिना वहां जा सकेगा। ये बहुत सराहनीय था। इसलिए आयुष सिंह ने अपने कदम तेज कर लिए और लड़की के पीछे पीछे कक्षा में चला गया। कहावत है, 10 चीजों में से 8 या 9 चीजें आमतौर पर अच्छी नहीं होती, केवल बुरी चीजें ही सही होती हैं। कुछ मीटर आगे आयुष सिंह ने ठहाका सुना। अरे अरे अरे, अपनी तरफ देखो आयुष सिंह, तुम खोए हुए कुत्ते की तरह क्यों दिख रहे हो? तुम कहाँ भाग रहे हो? उसने लड़की की ओर मुड़कर कहा। जी झिरुओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसे बता दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 3 की गिनती में मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मुझे बुरा होने का दोष मत देना। ये दुबला पतला 1.8 मीटर लंबा लड़का क्या मास्टर लियू मिंगचेंग था जिसका जी झिरुओ ने उल्लेख किया था? लियू मिंगचेंग ने जो कहा था, उससे आयुष सिंह को 5 बातें समझ में आईं। पहली बात, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। दूसरी बात, यह आदमी हमेशा से उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा था। तीसरी बात, सिंह परिवार के युवा मालिक के रूप में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत रखने के लिए इस लियू मिंगचेंग को उसी तरह के परिवार से आना होगा। चौथी बात, लियू मिंगचेंग आज तैयार होकर आया था क्योंकि जी झिरुओ ने उसे जल्दी से चले जाने के लिए कहा था। पांचवी बात, जी झिरुओ का परिवार उसके या लियू मिंगचेंग के परिवारों से बिल्कुल अलग होना चाहिए, अन्यथा लियू मिंगचेंग उसे इतनी आसानी से भगा नहीं पाती। इस जानकारी से लैस आयुष सिंह को एक रणनीति के बारे में सोचना पड़ा। कम से कम उसे जी झिरुओ को अपने साथ रखना था, अन्यथा उसे कक्षा में कौन लाएगा। इसलिए आयुष सिंह जी झिरुओ के सामने आया और मुस्कुराया। लियू मिंगचेंग, ये हमारे बीच की बात है, दूसरों को इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो सीधे मुझसे बात करें, मुझे कक्षा में जल्दी जाना है। लगता है तुम बदल गए हो। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? लियू मिंगचेंग ने सोचा, आज इस भटके हुए लड़के को क्या हो गया है? आमतौर पर वह मुझे देखते ही भाग जाता है, आज वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। हालांकि लियू मिंगचेंग ने यही सोचा था, लेकिन वह तियानजिन कॉलेज में आयुष सिंह को धमकाने के लिए जाना जाता था। दोनों परिवारों में मतभेद थे, वे निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। आयुष सिंह का परिवार सांगल सर्च इंजन को नियंत्रित करता था, जबकि लियू मिंगचेंग का परिवार तुर्की चैटिंग प्लेटफॉर्म का प्रभारी था। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थे। लियू मिंगचेंग के परिवार को अपने व्यवसाय को सर्च इंजन तक विस्तारित करने में रुचि थी, जबकि आयुष सिंह का परिवार चैटिंग प्लेटफॉर्म लाने के तरीके खोज रहा था। इन कारणों से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे एक दूसरे के साथ मतभेद रखते थे। लियू मिंगचेंग ने कहा, आयुष सिंह, मैंने सुना है कि तुम कल रात काफी प्रभावशाली थे, काजल के साथ नाइट क्लब में समय बिता रहे थे। क्या मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी थी कि काजल के पास मत जाओ? तुमने मेरी बात अनसुनी करने की हिम्मत कैसे की? तो यह है ईर्ष्या। आयुष सिंह ने बेपरवाही से अपनी नाक खुजाई। अपव्यय करना मेरा शौक है। अकेले ऐसा करने की तुलना में किसी और के साथ अपव्यय करना निश्चित रूप से अधिक मजेदार था। अगर आप किसी में दोष निकालना चाहते हैं तो कोई बेहतर कारण खोजें। ईर्ष्या के कारण लड़ना बहुत बचकाना है। मुझे आपकी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जैसे ही आयुष सिंह ने अपनी बात खत्म की, जी झिरुओ ने उसकी आस्तीन खींची। आयुष सिंह, चलो, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम हार जाओगे। हारना। छोटी उम्र से ही आयुष सिंह को हमेशा लगता था कि हारना एक वरदान है। लेकिन लियू मिंगचेंग का सामना करते हुए, जो बिना किसी कारण के गलती निकाल रहा था, आयुष सिंह कभी नहीं हारा। ठीक इसी समय सहपाठी दोनों के चारों ओर इकट्ठा हो गए और चर्चा करने लगे। जल्दी देखो, आयुष सिंह फिर से लियू मिंगचेंग के खिलाफ है। खड़े लोगों ने अनुमान लगाया। हाँ, लियू मिंगचेंग को लंबा और मजबूत होने का फायदा है।
वह हर समय आयुष सिंह को परेशान करता है। मैं इसे देखना जारी नहीं रख सकता, किसी ने न्याय की भावना के साथ कहा। क्या तुम्हें एहसास हुआ? आयुष सिंह अपनी नाक खुजाते हुए कितना मस्त दिख रहा था। कहने की जरूरत नहीं, ये अप्सराएं थीं। मास्टर लियू, उसे मुक्का मारो। ये स्पष्ट रूप से लियू मिंगचेंग के पक्ष में थे। वहां खड़े लोगों की चर्चा सुनकर लियू मिंगचेंग का दिमाग डगमगा गया। आज वह आयुष सिंह को इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि उसने दूसरों को आयुष सिंह के बारे में बात करते सुना था कि वह पिछली रात काजल को येलाइजियांग नाइट क्लब में लेकर आया था। वह इस दौरान काजल की खूबसूरती पर नजर गड़ाए रहा था, जिससे काजल उसके दिल में एक आदर्श देवी बन गई थी। अब जबकि काजल अप्रत्याशित रूप से आयुष सिंह के साथ बाहर चली गई थी, वह चिंतित हो गया था। वह काजल और सिंह परिवार के बीच जटिल संबंधों से वाकिफ था। इसके अलावा काजल को आयुष सिंह से कभी लगाव नहीं था, इसलिए लियू मिंगचेंग ने कभी काजल पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि अब स्थिति अलग थी। काजल अचानक आयुष सिंह के साथ बाहर चली गई थी। लियू मिंगचेंग अब और बैठकर नहीं देख सकता था। किसी जुनूनी बाध्यकारी विकार से पीड़ित व्यक्ति के लिए जिस महिला में वह दिलचस्पी रखता था, उसे किसी और द्वारा इतनी आसानी से छुआ नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी उंगली भी नहीं। आज सुबह ये जानकारी सुनने के बाद लियू मिंगचेंग क्रोधित हो गया। उसने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और पूरे स्कूल परिसर में आयुष सिंह की तलाश की। जब आयुष सिंह ने स्कूल में कदम रखा था तो किसी ने लियू मिंगचेंग को सूचित कर दिया था, जिसके कारण ये दृश्य सामने आया था। अपने आसपास के सहपाठियों की निगाहों का सामना करते हुए लियू मिंगचेंग क्रोधित हो गया। वह आयुष सिंह के पास गया और क्रूरता से दावा किया, आयुष सिंह, भले ही तुम्हारा नाम आयुष सिंह एक है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम जन्म से कमजोर थे, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम आयुष सिंह रखा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में मेरा विरोध करने की ताकत है? आयुष सिंह चमत्कार करता है। क्या तुमने ये पहले नहीं सुना? आयुष सिंह ने अपनी नाक से एक चिपचिपा भूगा उठाया और उसे लियू मिंगचेंग की छाती पर चिपका दिया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, मेरा समय कीमती है। आयुष सिंह ने अपने इस कदम से आसपास के सभी सहपाठियों को चौंका दिया। यहाँ तक कि लियू मिंगचेंग भी दंग रह गया। वह काफी समय से आयुष सिंह को परेशान कर रहा था, लेकिन उसने आयुष सिंह को इतना साहसी कभी नहीं देखा था। तुम, गुस्से से आग बबूला होकर लियू मिंगचेंग ने अपनी मुट्ठी उठाई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मुक्का नहीं मारूंगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आयुष सिंह जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 19। चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे, लियू मिंगचेंग केवल आयुष को डराने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करके ऊपरी हाथ हासिल करना चाहता था। आखिरकार आयुष कमजोर और बीमार होने के लिए जाना जाता था और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। जो कोई भी आयुष पर उंगली उठाने की हिम्मत करता, वह 1 घंटे के भीतर गायब हो जाता। हालांकि लियू मिंगचेंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि लगभग आयुष के समान ही थी, लेकिन उस पर उंगली उठाने से दोनों परिवार खुलेआम युद्ध की घोषणा कर सकते थे। आयुष्मान और उनकी पत्नी लियू परिवार से लड़ने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। लियू मिंगचेंग लियू परिवार का इकलौता बेटा नहीं था। वह इसके परिणाम सहन नहीं कर सका। इसलिए जब आयुष का पतन हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। जल्दी से देखो, यंग मास्टर आयुष बेहोश हो गए हैं। लियू मिंगचेंग अब बर्बाद हो गया है। एक अन्य सहपाठी ने कहा, ओह हाँ, यंग मास्टर आयुष बीमार होने के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनके पिता निश्चित रूप से लियू मिंगचेंग को मार देंगे। तीसरे सहपाठी ने कहा, लेकिन मैंने लियू मिंगचेंग को आयुष को छूते नहीं देखा। वह क्यों गिर पड़ा? चौथे ने कहा, हम सभी जानते हैं कि यंग मास्टर आयुष कमजोर और बीमार है। लियू मिंगचेंग द्वारा मुट्ठी उठाए जाने के बाद यंग मास्टर आयुष डर गए होंगे। पांचवें सहपाठी ने कहा, ओम, ऐसा ही होना चाहिए। लियू मिंगचेंग अब बड़ी मुसीबत में है। लियू मिंगचेंग घबरा गया। आयुष, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम सच में डरे नहीं, है न? जल्दी करो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। आयुष जमीन पर लेट गया, कांप रहा था और अपनी छाती पकड़ रहा था। मेरे दिल, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। लियू मिंगचेंग, क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम इतने क्रूर हो? आयुष की बात सुनकर लियू मिंगचेंग आखिरकार शांत हो गया। अगर आयुष वाकई बेहोश हो गया होता तो उसे अपना सामान बांधकर लियू परिवार को छोड़ना पड़ता। आयुष, मैं मानता हूँ, यह मेरी गलती है। क्या तुम ठीक हो? उसने विनती की। कांपते हुए आयुष ने जवाब दिया, मेरा शरीर, मेरे पैर जवाब दे गए। आपको क्या लगता है? लियू मिंगचेंग लगभग रो पड़ा। जांच कर देख कि तुम ठीक हो या नहीं। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? जल्दी से उठो। आयुष कमजोर होने के लिए जाना जाता था। इस तरह गिर जाने पर वह लगभग बेकार हो गया था। आयुष उठ नहीं पा रहा था। वह फर्श पर लेटा हुआ कराह रहा था। मेरी कोहनी, मेरी कूल्हे की हड्डी, मेरा घुटना। आयुष को चोट लगने का एहसास हो रहा था और वह हर जगह कराह रहा था जिसे वह छूता था। हर बार जब वह कराहता था तो लियू मिंगचेंग भौहें सिकोड़ लेता था। ऐसा लग रहा था कि आयुष ने गिरकर खुद को चोट पहुंचाई थी। इस बार लियू मिंगचेंग मुश्किल में था। आसपास के सहपाठी हैरान रह गए। ये वाकई गंभीर मामला लग रहा था। अगर उसके माता पिता को पता चल गया तो वे किसी भी समय स्कूल में घुस आएंगे। आयुष के बहुत कराहने के बाद उसने अंततः निष्कर्ष निकाला, हाँ, इससे कहीं भी दर्द नहीं होता। अगर दर्द नहीं होता तो तुम कराह क्यों रहे थे? लियू मिंगचेंग को आखिरकार राहत महसूस हुई।
ऐसा लगा जैसे वह रोलर कोस्टर पर सवार हो गया हो, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उन जगहों को खत्म करना बंद करो जहां दर्द नहीं होता। जल्दी करो, उठो। चूंकि दर्द नहीं होता, जल्दी करो, उठो और देखो कि क्या तुम अभी भी हिल सकते हो। कोशिश करो। आयुष ने अपने बाएं कंधे का इस्तेमाल करते हुए फर्श पर चक्कर लगाया। मैं हिल सकता हूँ। लियू मिंगचेंग टूटने की कगार पर था। मैंने तुमसे खड़े होकर चलने के लिए कहा था, इस तरह फर्श पर इधर उधर घूमने के लिए नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया खड़े हो जाओ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। क्या तुम कृपया पहले उठोगे? जी जिरुओ, जो आयुष के पीछे खड़ी थी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये छोटी लड़की स्पष्ट रूप से आयुष के पक्ष में थी। वह आयुष के सामने खड़ी थी, उसे बचा रही थी और चिल्लाई, जल्दी क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यंग मास्टर आयुष कमजोर है? इस तरह से गिरने के बाद वह इतनी जल्दी कैसे उठ सकता है? अगर वह बहुत जल्दी खड़ा हो गया तो क्या तुम जिम्मेदार हो सकती हो अगर उसे कुछ हो गया? यह अच्छा था, आयुष ने फर्श पर लेटे हुए कराहते हुए कहा। उसने ऊपर देखा और सफेद, ये लड़की अभी भी ऐसे पल में मेरी रक्षा कर रही है। बुरा नहीं है, आयुष ने शिकायत जारी रखी, मैं चल सकती हूँ, लेकिन मेरे कूल्हे की हड्डी में दर्द क्यों होने लगा है? हाँ, ये गर्म है। लियू मिंगचेंग लगभग पागल हो रहा था। तुमने अभी फर्श पर चक्कर लगाते हुए इसे चोटिल कर दिया। क्या ये सच है? आयुष ने कांपते हुए कराहते हुए कहा। हाँ, मैं आज बहुत जोर से गिरी हूँ। मैं खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है। तुम मुझे डराना बंद करो। क्या मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? लियू मिंगचेंग ने स्पष्ट रूप से घबराकर भीख मांगी। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा। काजल महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन लियू परिवार के दूसरे मालिक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। इस स्थिति के बिना वह भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकता था। सचमुच कुछ भी। आयुष फर्श पर छटपटाती रही, जिससे सभी डर गए। हाँ, मैं मान जाऊंगा। तुम जो भी कहोगे, मैं मान जाऊंगा। लियू मिंगचेंग हताश था। जल्दी उठो, बड़े भाई आयुष। मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह मानूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? तो फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। आयुष ने अपना सिर नीचे झुका लिया, उसकी बाहें कांप रही थीं। हाँ, मैं आज सुबह जल्दी में था और अपनी पॉकेट मनी ले जाना भूल गया। आज मेरे पास बर्बाद करने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लियू मिंगचेंग ने जल्दी से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। यह इस हफ्ते के लिए मेरी पॉकेट मनी है। इसमें करीब 500,000 युआन है। पासवर्ड 1,23,456 है। मैं तुम्हें ये कार्ड दूंगा, क्या ये ठीक रहेगा? सच में तुम इसे मुझे दोगे? आयुष ने जी झिरुओ को कार्ड स्वीकार करने का संकेत दिया। मुझे अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, हालांकि मेरा पैर सुन्न हो गया है। मैंने सुना है कि आप जो कार चलाते हैं वह काफ़ी अच्छी है। लियू मिंगचेंग ने अपनी कार की चाबी निकाली। मैं तुम्हें कार भी दे दूंगा, क्या ये ठीक रहेगा? भाई आयुष, मेरे असली बड़े भाई, कृपया उठो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अगर आयुष फर्श पर लेटा रहा, अगर यह खबर आयुष के माता पिता तक पहुंच गई, तो उसका अंत हो जाएगा। सच में शुक्रिया। आयुष ने जी झिरुओ की ओर हाथ हिलाया। झिरुओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं देखूंगा कि मैं ठीक हूं या नहीं। और ओह ठीक है, कृपया सावधान रहें। जी झिरुओ ने अपने नाजुक हाथ से आयुष को ऊपर खींच लिया। लियू मिंगचेंग को अब दूसरों की परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से आयुष को ऊपर उठाने में मदद की। जब आयुष अंततः खड़े हुए तो उन्होंने केवल इतना कहा, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, जब तक तुम ठीक हो। लियू मिंगचेंग ने दौड़ने की अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया और एक झटके में भाग गया। उसे भागते हुए देखकर आयुष ने सूंघकर अपने ऊपर से धूल झाड़ दी। वह बहुत खुश था। मेरे खिलाफ जा रहा है। भले ही तुम पेंस चलाओ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम साइकिल से जाओ। अध्याय 20। आयुष ने लियू मिंगचेंग को डराने के बाद जी झिरुओ के साथ क्लास में जाना शुरू कर दिया। चलते समय आयुष ने लियू मिंगचेंग द्वारा दिया गया कार्ड जी झिरुओ के हाथों में रख दिया और हंसने लगा। आप इसे ले सकते हैं। अभी मेरे लिए बोलने के लिए धन्यवाद। जी झिरुओ का परिवार करोड़ों की संपत्ति वाला था, वरना वह सबसे महंगे निजी स्कूल में क्यों पढ़ती? भले ही उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, लेकिन उसकी तुलना आयुष के परिवार से नहीं की जा सकती थी। 5 लाख युआन उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। चौंककर उसका चेहरा लाल हो गया। युवा मास्टर डाली, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। बस इसे स्वीकार करो, बात करना बंद करो। ये राशि दूसरों के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आयुष के लिए ये कुछ भी नहीं थी। यह उसकी एक दिन की जेब खर्च के बराबर थी। आयुष को अभी भी भविष्य में जी झिरुओ की मदद पर निर्भर रहना था। ओह हाँ, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? आज स्कूल के बाद लियू मिंगचेंग की कार को सामने के गेट तक ले जाने में मेरी मदद करो। मैं अपने गुर्गों से अपनी लूट का ठीक से ख्याल रखने को कहूंगा। उसने लियू मिंगचेंग की कार की चाबी जी झिरुओ को सौंप दी। ओह ठीक है। जी झिरुओ पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वह आयुष की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। उसने धीरे से पूछा, युवा मास्टर डाली, क्या आप वाकई ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या गड़बड़ हो सकती है? आयुष के स्वास्थ्य आंकड़े पहले ही 45 अंक तक बढ़ चुके थे।
ये सामान्य लोगों जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जब वह गिरा तो वह तैयार था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आयुष कभी कभी जी झिरुओ की ओर देख लेता। ये युवती काजल जितनी सुंदर नहीं थी, नहीं वह लिंग शियाओई के बराबर थी, लेकिन स्वभाव और सौम्यता के मामले में वह उससे बेहतर थी। ऐसी सहपाठी होना बुरा नहीं था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना था कि वह किस वर्ग में है। जी झिरुओ की मदद से यह काम आसान था। जल्द ही वे मृत्यु कक्षा वर्ष 2 कक्षा 14 के बाहर पहुंच गए। दूर से आयुष कक्षा से शोर सुन सकता था, हालांकि ये कुछ भी नहीं था। उसका ध्यान आकर्षित करने वाली बात थी काजल, जो कक्षा के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आयुष ने अपना बैग जी झिरुओ के हाथों में थमा दिया। पहले अंदर जाओ, मेरा स्कूल बैग भी उठाने में मेरी मदद करो। आयुष को शायद पता नहीं था कि वह कहाँ बैठा है, लेकिन वह काफी समझदार था। बाद में अंदर जाने से उसका बैग पहले से ही उसकी सीट पर होगा। ठीक है, मैं पहले अंदर जाऊंगा फिर। जी झिरुओ ने वह बैग उठाया जिसकी कीमत हजारों में थी और जो मगरमच्छ की खाल से बना था। युवा मास्टर डाली, जब आप अंदर आएं तो सावधान रहें। फर्श पर चीजें बिखरी हुई हैं, ध्यान रखें कि आप गिर न जाएं। ठीक है, मैं समझ गया। आयुष जी झिरुओ को विदा करने के बाद काजल के पास गया। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? काजल ने आयुष को सिर से पैर तक देखा और जब वह बोली तो उसका स्वर हमेशा की तुलना में नर्म था। डाली, मैंने सुना है कि तुम अभी अभी बेहोश हो गई हो। मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम ठीक हो? उसने आयुष को फिर से देखा। ये लड़की हमेशा उसके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत सचेत रहती थी, इसलिए वह हैरान था। मुझे लगा कि तुम मुझे देख नहीं पाओगी। तुम अपनी मर्जी से यहाँ क्यों आए? काजल को अपने रिश्ते का एहसास था और जब वह उसके साथ होती थी तो वह शायद ही कभी इतनी नम्र होती थी। अपनी चिंता दिखाने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आने पर आयुष को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। काजल ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। शर्मिंदा होकर उसने जवाब दिया, कौन पहल कर रहा है? मैं बस यही सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और तुम हमेशा बीमार रहते हो। मुझे डर था कि तुमने खुद को चोट पहुंचाई है। ये सोचना कि काजल उसके लिए चिंतित था। आयुष ने कभी भी काजल को उसके साथ इस तरह से व्यवहार करने के लिए दोषी नहीं ठहराया। आयुष एक अपव्ययी व्यक्ति था, जबकि काजल एक देवी की तरह थी जो हर चीज में अच्छी थी। पढ़ाई एक ऐसा काम था जिसमें वह सबसे आगे थी। अगर वह उससे शादी करने की जल्दी में होती तो इसका मतलब यह होता कि वह उसके पैसे के लिए उसके साथ थी और यह नैतिक रूप से गलत होता। यही कारण था कि आयुष कभी भी काजल पर गुस्सा नहीं करता था। उसकी चिंता सुनकर आयुष ने उससे इस तरह से बात की जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। कुछ ही देर में वह अपने सामान्य स्वभाव में लौट आया। ओह हाँ, मैंने शियाओई को कुत्तों की देखभाल करने के लिए कहा है। चलो आज रात उन्हें देखने चलते हैं। तिब्बती मास्टिफ, चाओ चाओ, हस्की और समोएड हैं। उनमें से सैकड़ों होने चाहिए। मैं आज रात और भी ज्यादा बर्बाद करने का इरादा रखता हूँ। अगर पर्याप्त घर नहीं है तो हम कुछ और खरीद लेंगे। तुम सिर्फ बर्बाद करना जानते हो। काजल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने वो जगहें और संपत्तियां सिर्फ कुत्तों को पालने के लिए खरीदी हैं। ये बहुत ही पागलपन की बात है। आयुष उससे बहस करने से खुद को नहीं रोक पाया। हाँ, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। घर तियानजिंग शहर में है, जो राजधानी है। अगर आप उन्हें अचल संपत्ति के रूप में मानते हैं तो इसे बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं माना जाता है। आप ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त बर्बादी नहीं कर रहा हूँ। काजल ने बड़बड़ाते हुए कहा। जाओ, जितना चाहो लुटाओ, मैं वापस क्लास में जा रही हूँ। उसके गुलाबी और भरे हुए होंठ मुंह फुलाए हुए थे जब वह मुड़ी और चली गई। क्या यह इतना डरावना था? आयुष ने सूंघते हुए कहा। इसे भूल जाओ, मैं पहले क्लास में वापस जाऊंगा। मुझे थोड़ी नींद की जरूरत है क्योंकि मैं आज इतनी जल्दी उठ गया हूँ। उसी समय तियानजिंग शहर के सरकारी भवन के 12वें तल पर स्थित मेयर कार्यालय में। मेयर जियांग, इतनी जल्दी आकर असुविधा पैदा करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आयुष के पिता आयुष्मान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए मेयर जियांग के कार्यालय में सोफे पर अपनी पीठ टिका ली। मेयर जियांग की उम्र लगभग 50 साल थी और उनका चेहरा चौकोर था और भौहें घनी थीं। उनकी आंखें बड़ी थीं और वे जू शिमाओ जैसे दिखते थे, जो धरती के एक अभिनेता थे जहां से आयुष आए थे। एक नज़र में ही कोई बता सकता था कि वे एक अच्छे इंसान थे, हालांकि कोई सोच सकता था कि वे क्या लिख रहे थे। मेयर जियांग ने जवाब दिया, मजाक करना बंद करो सिंह। जब हम पहले से ही इतने करीब हैं तो औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं उत्सुक हूं कि तुम मुझे खोजने के लिए इतनी दूर क्यों आए। आयुष्मान चाय की चुस्की लेते हुए मेयर जियांग के सचिव के जाने का इंतजार कर रहे थे। जब कार्यालय में केवल वे और मेयर जियांग ही बचे थे तो उन्होंने आखिरकार बात की। ये सब मेरे भटके हुए बेटे आयुष की वजह से है। डाली, मेयर जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लगता। आमतौर पर आप उसकी बर्बादी के कारण कोई हंगामा नहीं करेंगे। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन इस बार यह अलग है।
आयुष्मान ने गर्मजोशी से जवाब दिया। इस भटके हुए आदमी ने फोर लूप्स के पश्चिम में येलाई जियांग के पास कुछ संपत्तियां खरीदी। उसने कहा कि वह कुछ कुत्ते पालना चाहता है। हैरान होकर मेयर जियांग ने लिखना बंद कर दिया। डाली ने कुत्तों को पालने के लिए घर खरीदे। उसने क्या खरीदा? आयुष्मान ने कंधे उचका दिए। 3.3 मिलियन युआन की संपत्ति, जिसमें से उसकी बर्बादी को घटा दिया जाए तो इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन होगी। भाड़ में जाओ। मेयर जियांग ने अपनी सामान्य शांति से पूरी तरह अलग ढंग से गाली दी।